गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड डिटेलिंग। सो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है एंड और एक न्यूज़ भी है दैट इज़ सीटेट रिजल्ट आज आने वाले हैं। सीटेट रिजल्ट कंफर्म है एंड प्रोसेसिंग में चल रही है अभी। बहुत जल्द आ जाएगी, नियर अबाउट एंड 1-2 आवर्स के अंदर आ जाएगी, पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट्स में। बिकॉज अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है। एट ए टाइम बहुत बच्चों का वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, सब सोच रहे हैं कि 5 बज के आगे आगे, बट नहीं आया है, तो उसके लिए वरीड ना होइए। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाली है, आज ही आएगी, कंफर्म है। सो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। क्वेश्चंस के साथ ना मैं ट्रिक्स बताऊंगी एंड प्लस आपका जो प्रीवियसली हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो केमिस्ट्री में डिफिकल्ट क्या हुआ कि ओएसएसटीईटी के जो क्वेश्चन सब बहुत डिफिकल्ट आया। ठीक है, केमिस्ट्री बच्चे, पीसीएम बच्चों को भी प्रॉब्लम आया, सीबीजेड बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम आया। ओके, सो अभी ना नियर टाइम में सीटेट आएगा, अगेन आएगा, ओटेट आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओएवीएस है, ओएवीएस टीआरटी है, पीजीटी है एंड दैट इज अ टीजीटी पीजीटी बोथ के लिए है एंड उसके साथ सीएसटी आ रहा है। तो सीएसटी में अगर कंसेप्ट लेना हो तो क्वेश्चन जो भी दे दो आपको क्या आएगा। समझ रहे हो। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन बहुत हार्ड होना चाहिए। आप, आई होप आप लोग इस प्रिपरेशन के साथ बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन देख रही थी प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये पता चला कि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो वो नहीं, मतलब आप क्लियर नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का। करेक्ट हुआ तो 1 मार्क, ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है एंड नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रॉन्ग हुआ। सो कुछ कुछ पॉइंट्स ये हैं कि फर्स्ट तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट है। मैक्सिमम 9 यूनिट मेंशन है, तो 1-1-1 हम करते जाएंगे, 9 डेज में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे। इफ आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो बार बार ऐसे हम प्रिपेयर करके कुछ नहीं कर सकते। कंसेप्ट को जाना पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हम कैसे मेंशन करें। एज यू नो कि आपका पहला यूनिट में सम बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में बेसिक पार्ट पहले भी मैंने पढ़ा दिया है आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट और इन ए मेटर। तो मेटर में 2 पार्ट्स होते हैं। तो मेटर, व्हाट इज मेटर? मेटर होता है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है एंड मतलब ऑक्यूपाई ये डेफिनेट स्पेस, एक स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है एंड उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो उसे हम मेटर बोलते हैं। तो मेटर के अकॉर्डिंग आपके ना जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 पार्ट्स हैं या 3 टाइप्स हैं बोल सकते हैं। दैट इज द लिक्विड, गैसियस एंड आपके हो गए गैसेस। लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स, हम जिसको गैसेस बोलते हैं वही गैसेस है। अभी एज यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड, दैट इज अ लिक्विड क्या होता है ना, लिक्विड का एक्चुअल वॉल्यूम है बट डेफिनेट शेप नहीं है। बट गैसेस का क्या होता है, उसका ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही उसका स्पेसिफाइड एक सेफ है। ओके, बट सॉलिड का डेफिनेट सेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ओके, ये हो गया पर्टिकुलर ये के ऊपर, दैट इज मैटर कितने वेराइटीज में रहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है मैटर कितने टाइप्स के हैं। मैटर इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज अ होमोजेनस मैटर एंड हेट्रोजेनस मैटर। ये मिक्सचर में आता है। मिक्सचर इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो। ये पर्टिकुलर रेशियो है तो उसको होमो बोलेंगे। इफ पर्टिकुलर रेशियो नहीं है, दैट मीन्स ऐसे पर्टिकुलर रेशियो होगा कि आप अगर डिवाइड करते हो तो यूनिफॉर्म पैटर्न में ही वो डिवाइड होगा। जैसे कि आप अगर डिवाइड करते हो किसको, एक सोल्यूशन बना लो, एक वाटर में आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में 2 स्पून आप चीनी ले लो एंड मिक्स कर लो। ईच उसके जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर ब्रेक करते हैं हम लोग तो उसमें भी शुगर का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा उतने ही यूनिट में जितने रेशियो में वो पहले था। बट हेट्रोजेनस में क्या होता है, जस्ट लाइक दो ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करो, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स हो गए एंड सॉल्ट हो गए, मिक्स करेंगे तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है इसके लिए, जैसे कि हैंड से आप ऐसे चुन सकते हो, ठीक है, पिकिंग अप कर सकते हो। अदरवाइज उसको आप क्रिस्टल है तो क्रिस्टल सेपरेशन होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टल सेपरेशन किया जाता है। ये ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका मिक्सचर हो गया। मिक्सचर के ऑपोजिट में क्या आया, दैट इज अ हेट्रो तो एंड होमो हो गया। अभी आएगा आपका जो प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में 2 थिंग्स है, दैट इज अ कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट होता है प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है। जैसे कि गैसेस, एक मैं पार्टिकल लेती हूँ तो पार्टिकल का प्योर फॉर्म है वो हो गया एलिमेंट, सिंगल फॉर्म में रहेगा। अगर उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ऐसा हो गया। बट इसको अगर बोला जाए कंपाउंड, कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 2
एलिमेंट्स, मोर देन वन और मोर देन टू एलिमेंट्स अगर मिक्स हो जाए, और मोर देन टू से भी ज़्यादा हो सकता है, एलिमेंट्स मिक्स होकर एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, उसका भी एक प्रोपोर्शन रहता है। ओके, इतना तो आपको पता है। आफ्टर दैट कौन से पॉइंट्स को बेसिकली याद रखना है? मोलारिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट जो मास होता है या फिर नॉर्मलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी, सो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एंड आपको मैं बताऊंगी भी सोल्यूशन। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, law of conservation of mass. Law of conservation of mass, for the first time law of conservation mass, that is also related also with, किसके साथ रिलेटेड होगा? दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ, दैट इज अ मैटर, मैटर के साथ रिलेटेड होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया? लैवोसियर, लैवोसियर। तो लैवोसियर ने डिस्कवर किया। सो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, सेम है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हो गया। ओनली एक फॉर्म में वो कंजर्व्ड रहता है, टोटल मास उसका कंजर्व्ड हो जाता है। दैट इज हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, पूरा क्लियर कर देती हूँ आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये एक रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2, ठीक है। ये दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आया? H2O, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन बिफोर रिएक्शन, ये रिएक्शन का स्टेज है इधर, ठीक है, ये बिफोर रिएक्शन है, ठीक है। हम या इक्वेशन बनाए यहाँ पे। सो H2 प्लस हाफ O2, ये हो गया मास बिफोर रिएक्शन, दैट इज कितने, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 है। सो 2 इंटू 1, कितने ऑक्सीजन है? 2 है, दैट इज द हाफ इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 इंटू ऑक्सीजन, तो 1 इज द, आप बोल सकते हो यहाँ पे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है या फिर एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज अ एटॉमिक वैल्यू आप बोल सकते हो, या एटॉमिक मास बोल सकते हो, 1 म्यू, ठीक है। म्यू क्या है? या फिर दैट इज हम बोल सकते हैं इसको 1, हम बोलते हैं मास यूनिट, यूनिट मास, और दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट आप बोल सकते हैं, एमओ। ओके, सो उसके साथ आपने क्या किया? हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है? ऑक्सीजन का वैल्यू होता है, वो अगर रहता तो 16, बट O2 है, दैट इज अ 32 इंटू हाफ। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? दैट इज 18 ग्राम्स, टोटल मिल जाएगा आपको 18 ग्राम्स, राइट। टोटल मिल जाएगा 18 ग्राम्स। ये हो गया बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन देखिए कैसे ये कंजर्व्ड होता है। सो मास आफ्टर रिएक्शन, सो H2O का फॉर्मूला देखिए, H कितना है? 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 16, सो 18 ग्राम्स, सो इक्वल हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द पॉइंट। अगर हम एक्सेप्शन देखते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्सेप्शन आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्सेप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं अगेन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मीन्स ये किसने डिस्कवर किया? प्राउस्ट ने, प्राउस्ट ने डिस्कवर किया। ऑल केमिकल कंपाउंड्स हैव कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स एक कांस्टेंट रेशियो में ही ये क्या होता है? जॉइन करता है, कंबाइन करता है। आप अगर नेचुरल सैंपल देख रहे हो एंड सिंथेटिक सैंपल देख रहे हो तो दोनों में आप देख सकते हो, दोनों को ही। अच्छा, नेचुरल सैंपल में इतने अमाउंट में सब प्रेजेंट है परसेंटेज में, तो हम सिंथेटिक जब बनाते हैं उतने ही अमाउंट के लेके बनाएंगे, तो एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आया है, वो चेक करते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है? दैट इज 1.8 grams of a metal burnt in oxygen 8 formed, that is oxygen, and formed 3 gram of oxide, and formed 3 gram of oxide, 1.8 gram of a metal burnt in oxygen and formed 3 gram of oxide। यहाँ पे एक ना मेटल है, मेटल का वेट कितना है? दैट इज अ मेटल वेट इज 1.89 ग्राम्स, और दैट इज कॉल्ड 1.89 बोल सकते हैं, या फिर 1.8 ग्राम्स ही मेंशन करिए, 9 हम नहीं लिखेंगे। दैट इज अ 1.8 ग्राम्स। ओके, सो बुक में जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। 1.8 ग्राम्स ऑफ ए मेटल, सो यहाँ पे मेटल को बर्न किया गया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आफ्टर दैट वी गेट 3 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड।
सो यहाँ पे हम थे कि ऑक्साइड कितने ग्राम्स का बन गया, ऑक्साइड फॉर्म में आया मेटल ऑक्साइड, दैट इज 3 ग्राम्स का आ गया, दैट इज अ 3 ग्राम्स। तो टोटल करिए 1.8 प्लस 3 ग्राम्स, तो आपको और एक वैल्यू मिल जाएगा। बट यहाँ पे बोला गया बर्न्ट हो गया ना, बर्न्ट हो गया, तो ऑक्सीजन का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? सो 3 ग्राम्स माइनस 1.8 ग्राम, तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन, दैट इज अ वैल्यू इज 1.2 ग्राम्स। सो सेम चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे कि चेक if they follow the law of definite proportion or not। यहाँ पे आप m मेटल का वेट कितना था 1.8 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय आप ऑक्सीजन कर दीजिए, तो इसका एक वैल्यू आएगा, दैट इज अ 1.5। सेम सैंपल 2 जो नेक्स्ट मिला और एक सैंपल है, तो उसमें क्या है, मेटल का वेट है 1.5 ग्राम, सेम मेटल ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद 2.5 ग्राम्स हो गया। ऑक्सीजन कितना है, दैट इज अ 1 ग्राम, बिकॉज हम माइनस कर रहे 2.5 माइनस 1.5, तो हमें कितना मिलेगा 1 ग्राम्स। सो 1 ग्राम्स एम डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, दैट इज अ 1। एम कितना है हमारा, दैट इज अ मेटल, मेटल का वेट कितना है 1.5, तो आपको मिल गया 1.5 ग्राम। ठीक है, सो यस यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे वैल्यू देखिए, सेम रहा। ठीक है, सो दैट इज यस, ये फॉलो करता है, इट फॉलोज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन सम केसेस इफ आइसोटोप्स आर देयर, मेनी आइसोटोप्स आर देयर, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स रहते हैं, जैसे कि कार्बन की, कार्बन आप जानते हो C12 है, C14 है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज सारे फिक्स रहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही जॉइन होते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये डाल्टन ने निकाला, सो इसके ऊपर आप याद करते चलो। पहला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज लेवोइसियर, देन प्राउस्ट, देन डाल्टन। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, दो या उससे ज्यादा भी प्रोडक्ट वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनका जो कांस्टेंट मास है ना, वो एक डेफिनेट रेशियो में रहेगा। ठीक है, विच कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो, एक सिंपल रेशियो में रहेगा। जैसे कि देखो 12 ग्राम, यहाँ पे एग्जाम्पल है 12 ग्राम सी C plus half oxygen, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद द हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का हाफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर कितना हो गया, दैट इज अ 32, तो 32 का हाफ दैट इज 16 ग्राम, एंड यहाँ पे हो गया 12 ग्राम, तो CO फॉर्मेशन हो गया। अभी 12 ग्राम ऑफ सेम कार्बन अगेन रिएक्ट किया 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, गिव राइज टू CO2। सो ये बोला गया 16, इसका रेशियो अगर देखते हैं, कार्बन इज फिक्स्ड, कार्बन का देखो फिक्स्ड हो गया, तो ये बोला गया कुछ एलिमेंट्स हैं, टू और एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव मोर, वन और मोर प्रोडक्ट। ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मोर देन वन प्रोडक्ट गिव कर सकते हैं, बट उनका रेशियो चेंज होगा, बट उनका साथ जो और एक रेशियो रहेगा या फिर और एक कंपाउंड रहेगा, एलिमेंट रहेगा, उसका जो रेशियोज है वो कंप्लीटली सेम रहेगा और सिंपल फॉर्म में रहेगा। ओके, दैट इज द फिक्स्ड के बाद ये सिंपल रेशियो हमने मेंशन किया 16:3, 32, दैट इज 1:2, 16:32, दैट इज हम कट कर दे तो 1:2। देन नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे और भी समझाया गया है, दैट इज उसको छोड़ते हैं। अच्छा, गे लुसाक लॉ, गे लुसाक आप जानते हैं, गे लुसाक खुद ही एक साइंटिस्ट हैं, एंड उन्होंने उनके रिएक्शन में बोला कि कोई भी कंबाइंड रिएक्शन, गैसेस का जो कंबाइंड रिएक्शंस होता है, सिंपली एक रेशियो ऑफ वॉल्यूम का है, एंड यहाँ पे हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे। सो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दे दिया, दैट इज अ 3H2 in the gaseous form react with the N2 gas, that is nitrogen, तो gives rise to NH3, NH3। तो यहाँ पे फॉर गैस मोल्स वॉल्यूम इज, यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा बहुत सिंपल रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ गे लुसाक लॉ का फॉर्मूला। सो दैट इज वो वैल्यू है आपका P1, दैट इज मैं मेंशन पहले भी की थी, P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2, ये गे लुसाक लॉ का फॉर्मूला है। ओके, याद रहा। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, ये रेशियो के बारे में था।
सो इतना कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द एवोगाड्रोस लॉ। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ एटम्स रहेगा एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा सब सेम रहेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ओके, देन नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चरल वेस्ट है, तो उसके अंदर ना बहुत सारे पॉइंट है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक मास होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो यहाँ पे कुछ ना पॉइंट्स और मेंशन करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द टोटल, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके अगर टोटल मास कर दें हम, टोटल एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर दे, सम कर दे उसका, देन हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन है कुछ यहाँ पे, जैसे कि O2 इक्वल्स टू 32, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इनटू आपका जो एवोगाड्रोस नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो एवोगाड्रोस नंबर आपका वैल्यू कितना है यहाँ पे वो भी मैं गिवन दी हूँ, दैट इज अ एवोगाड्रोस नंबर। आपको कैलकुलेट करना बोला है ये एक चीज। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इन ग्राम्स? व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2? एक है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, उसके बाद होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जहाँ पे Na मेंशन है, आपको अगर ग्राम मॉलिक्यूलर पूछ लिया, ग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट पहले आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये AMU में आएगा, MU में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपका स्पेशली इतना हो गया, ठीक है, इतने आपको मिल जाएंगे। जैसे कि N2 का निकालना है, तो N2 का आपको एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 28। ठीक है, उसको अगर ग्राम में कैलकुलेट करना है, दैट इज द मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किसके साथ? इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, इतने ग्राम्स होंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं किसके साथ? इसको हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो इसमें क्या आएगा? दैट इज अ 28 mu इंटू Na। सो इसको हमने कर दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो और भी अगर चेंज करना हो, दैट इज अ Na का वैल्यू लिखना है, तो Na का वैल्यू होता है आपका एवोगाड्रोस का नंबर, दैट इज मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था पहले के वीडियो में, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर मीन्स हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा वैल्यू, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा। दैट इज अ कार्बन 12 के अकॉर्डिंग वो मेंशनड है, एटॉमिक मास यूनिट मेंशन होता है। मास ऑफ एटम ऑफ C12 यहाँ पे ग्राम्स में है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। अगर केजीज में होता है यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होगा। अगर एटॉमिक मास यूनिट को कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालना है एक चीज़ का, तो उसको जानने के लिए अगर हमें मेंशन किया रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कितना मास ऑफ कार्बन का प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चला कि यहाँ पे यूनिट ही नहीं है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज नो यूनिट, बट एटॉमिक मास यूनिट प्रेजेंट है, दैट इज द यू, आप बोल सकते हैं एमओ, एटॉमिक मास यूनिट। एंड 1/12 इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एंड इट इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27, बिकॉज 1000 ग्राम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। हम ग्राम से कन्वर्शन करेंगे या केजी से कन्वर्शन कर सकते हैं ग्राम को, उसके अकॉर्डिंग। अभी एटॉमिक मास ये नहीं चाहिए, तो आपके पास एक एक क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं। फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज अ 16। एटॉमिक मास कितना है आपका? रिलेटिव मास जो एटॉमिक मास था उसके साथ 1 AMU को काउंट करें, तो 1 AMU इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से हमने मेंशन किया था 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स कैलकुलेट कर देंगे तो 2.56 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है ग्राम्स का 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है। अच्छा, अभी बोला गया कि ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक मास जब भी पूछा जाए तो ग्राम आपको मॉलिक्यूलर मास का ही आएगा। तो ये हो गया आपका 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि एवोगाड्रोस नंबर है, मोलर मास।
ठीक है? ओनली आपको बोला गया एटॉमिक मास को कन्वर्ट करो ग्राम्स में, देन आपको ये करना है जितना भी है उसके साथ 1 एमओ दैट इज़ अ 1/12 का जो वैल्यू निकला था इनटू अपर पार्ट में हमने मेंशन किया था, इस पार्ट को जो मेंशन किया था ये पार्ट, उसको लिखना है दैट इज़ अ 1.66 इंटू 10⁻24, अगर ग्राम्स में केजी में हो तो -27। अगर मोलर मास पूछा है या फिर आपको मोलर मास में कन्वर्शन करने के लिए बोला गया है, देन आपको मेंशन करना है इस पॉइंट को दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, सो ग्राम एटॉमिक मास में आपको ये कैलकुलेट करना, तो वो 1 मोल के लिए हो गया। तो 1 मोल में कितना था 16 एएमयू, तो 16 एएमयू इनटू आपका ईएमयू का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻24, तो उसके साथ आपको क्या निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास तो आपने निकाल लिया 2.56 इंटू 10⁻23 ग्राम्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो 10⁻23 10⁻23 ये कट जाएगा, माइनस में एक है तो ये कट जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे चलता है। ओके, सो नीचे देख सकते हैं क्या वैल्यू है, तो ये इसके अकॉर्डिंग देखिए पूरा कट गया एंड 16 ग्राम्स हो गया वैल्यू। ठीक है, सो ये होता है कि 1 एमयू इंटू एन ए अगर करते हैं ना एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर में यहाँ पे मेंशन है आपका एवोगाड्रोस नंबर एन ए, इसका शॉर्ट फॉर्म है एन ए। ठीक है, दैट इज द 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया, सॉरी इंटू 10⁻23। अगर ये ग्राम्स में होता तो ग्राम्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा 24। सो इसको अगर चेक करेंगे करेक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या कि करेक्शन करने के बाद आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये थोड़ा सा 10⁻24 एंड 10⁻23 इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कट जाएगा एंड कितना रह जाएगा आपका ये वैल्यू 1 हो जाता, तो इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया 1, दैट इज 16 ग्राम्स आपका रह गया। तो आपको यहाँ पे कुछ मैं दे रही हूँ, देखिए करेक्शन करते जाइएगा माइंड में। यहाँ पे आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है ग्राम एटॉमिक मास है, दैट इज हीलियम का 1 रिलेटिव एटॉमिक मास 1 एम 1 ग्राम। हीलियम सॉरी हाइड्रोजन का था 1 रिलेटिव एटॉमिक मास था, देन एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। हीलियम का 4 रिलेटिव एटॉमिक मास 4 एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम। सी दैट इज अ कार्बन 12 एमयू दैट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड 12 ग्राम्स ग्राम एटॉमिक मास। तो ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक है जैसे कि C35, ठीक है, C35 इक्वल्स टू गिव राइज टू 0.75 प्लस C37 गिव राइज टू 0.25। सो एवरेज मास आपको निकालना है, तो एवरेज मास के लिए आप क्या करेंगे 35 आपको पता है एटॉमिक मास है किसी का भी, सो क्लोरीन का दैट इज अ 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25। सो यहाँ पे मेनली आता है कि आप अगर ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा दैट इज 35। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 200 का 90%, देन एक्स टू द पावर 201 का 8%, एक्स टू द पावर 202 का 2% एंड द एवरेज मास ऑफ द एक्स। तो एवरेज मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये मेंशन रहता है ना, जब ऐसे मेंशन होता है कि ये टू द पावर हो तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, टू द पावर होने से वो मल्टीप्लाई होता है। आपका ये परसेंटेज है आपका एंड ये टू द पावर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर आप लिखेंगे यहाँ पे, देन इसका भी सेम एंड इसका भी सेम। ओके, अभी क्या करेंगे परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल्स टू हमें क्या है, सो सबका कॉमन चीज़ ये करना है कि ये अप्रोक्सीमेशन में देखिए सब 200 से अबव है तो 200 हो गया। सो 2 इंटू आप 2 कॉमन ले सकते हैं एंड सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही हम 2 कॉमन लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू, टोटल करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट इतना। तो अभी इतने को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल करने से आपको एक वैल्यू मिलेगा अप्रोक्सीमेशन में, फाइंड द एवरेज बोला गया है, तो एवरेज आपको कैलकुलेट करने से उसके बाद मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं क्या क्लियर करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास कैसे काउंट करेंगे, एवरेज है, परसेंटेज बेस पे रहेगा। तो आपको पता है कि आपका क्या रहता है, एम भी, एवरेज मोलर मास अगर कभी भी निकालना हो तो वहाँ पे एम भी हम लोग लिख सकते हैं। सो दैट इज़ अ एम एंड वी। आपको क्या करना है, फाइंड एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ अ ऑक्सीजन का वेट है 16, कॉम्पोजिशन इसका परसेंटेज है 16%, नाइट्रोजन है 18 बट इसका कॉम्पोजिशन है 80%, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ अ 3% एंड SO2 दैट इज़ अ 1%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दैट इज टोटल करने बोला गया ना, तो M1 एंड X1 दैट इज अ V1 ऑल्सो, आप कंपोजिशन को V1 कर सकते हैं, ऐड करते हुए चलना है, टोटल जितना है सबको ऐड करते हुए चलना है। सो यहाँ पे 3% है, तो आपको CO2 का टोटल कॉम्बिनेशन एक निकालना है, C12 है, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 इंटू 32 इक्वल्स टू 44 एंड SO2 का 64 मिल जाएगा। तो टोटल कर देंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, तो दैट इज अ वैल्यू, ये हो जाएगा वैल्यू आपका। तो ऐसे ही पहले वाला जो किए थे वही टाइप का एक क्वेश्चन है, सो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक मास का जो हमने इतना सारा किया, तो उसके बाद फॉर्मूला मास फॉर आयनिक कंपाउंड इट रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस। फॉर्मूला मास कहाँ पे आप लिखते हैं, जैसे कि NaCl, तो Na प्लस इज द आयनिक पार्ट है, ये कौन सा है, प्लस है तो कटायनिक, एंड यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितना हो गया, माइनस में आएगा, नेगेटिव है, एनायनिक है। सो Na इज सराउंडेड बाय हाउ मच क्लोरीन, दैट इज अ 6 क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 6 NaCl। ठीक है, Na प्लस, सो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। सो फॉर्मूला मास अकॉर्डिंग Na कितना है 23 एंड क्लोरीन कितना है 35.5, गिव्स राइज टू, ऐड कर दीजिए तो 58.5 में मिल जाएगा आपको। सो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि यहाँ पे Na एंड क्लोरीन जो अटैच्ड है वो कितने आयन से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। नेक्स्ट, मोल। सो आपको पता है 1 डजन इक्वल्स टू 12, 100 इक्वल्स टू, हम 100 में लिखते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 Na, दैट इज अ 1 मोल एटम इक्वल्स टू इतना है, 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल्स टू इतना है, 1 मोल आयन इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 आयन्स होगा, 1 मोल रुपी अगर यहाँ पे मेंशन रहता है ना, वो भी 6.02 इंटू 10 to the power 23 रुपी होता है। सो मास ऑफ 1 मोल एटम, कोई भी अगर एक मोल का एटम हो इक्वल्स टू ग्राम एटमिक मास, उसी को हम बोलेंगे मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मोलर मास। तो यहाँ पे फॉर्मूला के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, दैट इज अ, हम मॉलिक्यूलर मास के लिए याद रखिएगा ऑलवेज कि आप एवोगाड्रोस नंबर ही यूज करोगे, एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना प्रेजेंट है। सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स आपको क्या करना है, एक तो पहले नॉर्मल ग्राम वेट देखना है, ग्राम वेट के बाद डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और द एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन। सो यहाँ पे आपको 1/28, 1/28 दैट इज अ 1 बाई नाइट्रोजन जितना था, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन कैरी 2 एटम्स, तो यहाँ पे मेंशन होगा कि एक नाइट्रोजन में 2 एटम्स रहते हैं। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 2 मोल एटम्स हो गए। सो 1/28 मोल्स एटम्स में 2 इंटू 1/28 मोल एटम्स हो गए। सो 1/14 मोल एटम्स में कितना मेंशन होगा, तो 1/14 इंटू Na एटम्स, तो Na एटम्स मीन्स 1/28 मेंशन कर सकते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल, सो दैट लास्टली आप मेंशन कर सकते हैं कि 1 मोल 1 मोल नाइट्रोजन इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आएगा 1/14 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, इतना वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दैट इज, इसके साथ आप एवोगाड्रोस का फॉर्मूला लिख दो 6.022 इंटू 10 to the power 23, देन कैलकुलेट कर दो, डिवाइड कर दो, इसका एक्चुअल आपको मोल्स मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स्ड आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, calculate volume in liters of 20 grams hydrogen gas at STP standard temperature pressure, that is a mole, यहाँ पे कितना मोल्स है, आप वॉल्यूम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने मोल्स है, पहले 20 ग्राम्स है, हाइड्रोजन मेंशन है तो हाइड्रोजन में एटम्स नंबर कितने होते हैं 2, सो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो n इक्वल्स टू 10 मिलेगा। सो 1 मोल इक्वल्स टू 22, STP मेंशन है तो 22.4 लीटर्स मेंशन होंगे, तो 10 मोल्स इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 इंटू 10, सो आपको मिल जाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू। सो आपको याद रखना है जहाँ पे भी एच टी पी मेंशन हो तो 22.4 लीटर्स हो जाते हैं 1 मोल के। सो 10 मोल्स के कितने हो जाएंगे, इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हट के 2224, दैट इज द 224 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट,
फाइंड द मास ऑफ 10 to the power 21 एटम्स ऑफ कपर, दैट इज द एटॉमिक वेट। यहाँ पे कपर का मेंशन है 63.5। सो यहाँ पे मेंशन है 10 to the power 21 एटम्स मेंशन है। तो यहाँ पे आपका एवोगाड्रोस नंबर अगर लगा दे तो 10 to the power 21, 1 मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 to the power 23। तो 10 to the power 21 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 to the power 23, एग्जैक्टली अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो कितने वैल्यू मिल जाएंगे 1/600 मोल्स। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कपर इक्वल्स टू 63.5। कितना मेंशन है 63.5। तो 1/600 मोल्स ऑफ कपर इक्वल्स टू 63.5/600। सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पीडीएफ डाल दूंगी। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन 1.2 ग्राम्स ओजोन। 1.2 ग्राम्स ओजोन, दैट इज अ ओजोन में आपको चेक करना है। अभी ओजोन में कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं। ठीक है, 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया O3, तो 16 × 3 48। सो एन अगर मोल्स निकालना है तो मोल्स का ग्राम मॉलिक्यूलर सॉरी ग्राम वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो सॉलिड का ग्राम्स है वो आप चेक करो, दैट इज अ 1.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास जितना भी प्रेजेंट है। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 48। ओके, 48। सो ये आपको कितना देगा 1/40 जैसा ये कुछ मेंशन हो गया बिकॉज हमने एवरेज कर दिया। अभी 1 अगर अप्रोक्सीमेशन में आप चेक करते हैं तो इसमें कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं, तो 3 मॉलिक्यूलर एटम्स हो गए। ठीक है, सो 3/40 हो जाएगा। अभी 3 हम अगर मोल्स को हम काउंट करें ना, एटम्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 Na है, तो Na इक्वल्स टू आप जानते हो 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। सो वहाँ पे आपको मैंने बताया कितने बार कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 लगाना है। तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 40 कर दीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा, आंसर मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस मैंने बहुत दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अभी देखिए बहुत सारे ना ऐसे चीज़ है जैसे कि मोलारिटी है, मोलालिटी है। अगर ये क्वेश्चन आया एक चीज़ मोलालिटी का, मोलालिटी, सो जहाँ पे लिटी मेंशन होगा तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, एटॉमिक मास निकाल लिया, एवोगाड्रोस नंबर ले लिया। अभी इसके बाद मेंशन करना है मोलालिटी। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, एंड मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने मेंशन किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, जैसे कि कुछ ये प्रेजेंट सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन होगा केजीज में, बिकॉज ये मेंशन है मोलालिटी। ई मोलालिटी का क्वेश्चन आता है, ई मोलालिटी आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया मोलालिटी को हम एम लेंगे। ठीक है, एम लेंगे। सो एम इक्वल्स टू सॉल्यूट का कुछ तो एक मोल्स होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मोलारिटी होता है तो इन केजी की जगह पे लीटर्स में होगा, इतना याद रखिएगा। हो गया। सो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा रही हूँ। दैट इज यहाँ पे ना परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना आपको जानते हैं, दैट इज अ मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो आपको इंटू 100 करना पड़ता है। सो उसके लिए एक एलिमेंट का आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वेट होगा। ठीक है, एलिमेंट इन 1 मोल, 1 मोल में कितने ग्राम्स है, इन ग्राम्स आप चेक करोगे डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे कि आपको चेक करने के लिए बोला गया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मास परसेंटेज ऑफ सी इन C2H5OH। ठीक है, सो C2H5OH का टोटल है 46। ठीक है, टोटल हो गया 46, एंड इसमें C कितने प्रेजेंट है, दैट इज अ C2, दैट इज 12 × 2 आपको मेंशन करना है, दैट इज अ 24। तो 24/46 इंटू 100, तो आप सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन एक आते ही है, कंपलसरी है ऐसे टाइप का। एक आएगा इंपैरिकल फार्मूला का, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इंपैरिकल फार्मूला, दैट इज इंपैरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू इंपैरिकल फार्मूला इनटू एन। ठीक है, इंटू एन। सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इंपैरिकल फार्मूला मीन्स हम इसका रेशियो देख रहे हैं, इसमें कौन से रेशियो में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो हो गया इंपैरिकल फार्मूला। उसका कंपाउंड का केमिकल फार्मूला अगर बोले तो वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कि कितने अमाउंट में वो जुड़ा हुआ है। सो एन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स जो भी जुड़े हुए हैं, एंड इंपैरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एन इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, एन इक्वल्स टू यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecular formula mass divided by empirical formula mass. So mf divided by ef equals to n, ef equals to n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, रिमेंबर रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हो गया। अभी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक हुआ है बहुत सारा जगह पे।
हमने क्वेश्चंस भी दिया है बहुत सारा सॉल्व करके, सो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन्ड है, जैसे कि अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको और बता देती हूँ। मास मास रिलेशंस ये नहीं चाहिए, चलेगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये वेव वेव्स के अकॉर्डिंग नहीं है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशंस उतने नहीं चाहिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दैट इज अ 3 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 10 लीटर्स CO2, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे फाइंड करना है कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो सपोज एक्स लीटर जो भी आपका मेंशन है, दैट इज द आपका प्रोपेन है, तो प्रोपेन x लीटर प्रोपेन प्लस 5O2 गिव्स राइज टू डैश, 5O2 गिव्स राइज टू 3CO2 प्लस 4H2, ऐसे एक रिएक्शन बना ले। तो वैसे ही हमने ना ब्यूटेन के लिए भी बनाया। सो 3 लीटर ऑफ ए मिक्सचर है ना, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का, अगर प्रोपेन को हमने x लिया तो ब्यूटेन क्या हो जाए 3 - x। तो 3 - x लीटर का जो ब्यूटेन है वो क्या देगा आपको, 3CO2 उधर दे दिया, तो ये 4 लीटर का CO2 इधर देगा, बिकॉज पूरा मिक्सचर का वैल्यू कितना है 10। तो 10 के अकॉर्डिंग 3x + 4, 3 - x × 10। तो अभी सॉल्यूशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x = 2। ठीक है, सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन इन सोल्यूशन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। मोलारिटी मैंने आपको पहले भी बोल दिया, फटाफट से बोलती हूँ। मास परसेंटेज कैसे निकलता है, दैट इज इसको ना हम मास परसेंटेज को W/W परसेंटेज भी बोलते हैं। दैट इज अ मास परसेंटेज मीन्स आपको मास ऑफ सल्यूट, दैट इज अ वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज है। तो W/W परसेंटेज आप मेंशन कर सकते हैं, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो मास परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन एक है, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस X to the 18 grams H2O, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। अभी ये सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सोल्यूशन को हमने बनाया, जिसका एक सोल्यूशन है जो बनाया जिसमें हमने 5 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एक्स को यूज किया। ठीक है, 18 ग्राम्स H2O है, 18 ग्राम्स H2 है, तो वाटर यहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो उसके साथ आप 5 ग्राम्स को ऐड करके पहले तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालो, मास ऑफ सोल्यूशन निकालो, निकालिए। अभी कितना ग्राम हमने ऐड किया था, दैट इज अ 5, 5/18 + 5 × 100 परसेंटेज वाला है। तो आप सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 21.74%। राइट, अभी नेक्स्ट चलते हैं, वैसे क्वेश्चन और भी दी हूँ। ये हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज दो कंपाउंड है, आप थिंक कर लो, एक कंपाउंड है XA और एक हो गया XB। ठीक है, इसमें से आपको XA का वैल्यू निकालना है। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ए का भी बी का भी, तो आप क्या करेंगे, XA प्लस एक्स भी नहीं करेंगे हम, मैंने बोला एक कंपाउंड, टोटल कंपाउंड में दो सब कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, XA एंड XB। इसके मोल क्या होंगे, इसके होंगे Na, इसके होंगे NB, राइट, Na, NB। सो इसको ऐड करते हैं एंड ऊपर डिवीजन वाला साइन देते हैं, एंड जिसको कैलकुलेट करना है, Na को कैलकुलेट करना है तो Na को कैलकुलेट करें, NB को कैलकुलेट करना है तो NB को करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन इसके भी है, ये सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज टू 864 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो यहाँ पे ना मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 180। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 180। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, एन ग्लूकोज इक्वल्स टू 360/180, 2 मोल्स मिल जाएंगे, बिकॉज आपको एन फॉर्म में ही मिलेगा। सो 2 मोल्स मिल गए ग्लूकोज के, 2 मोल्स मिल गए ग्लूकोज के, एंड उधर देखिए 164 वाटर था, तो डिवाइडेड बाय 180 होगा यहाँ पे, 180 दैट इज अ 4, सॉरी क्या हो जाएगा आपका 864 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज था। सो ग्लूकोज में आपको याद करना है कि यहाँ पे आपका टोटल ग्लूकोज क्या फॉर्म में होता है एंड वाटर क्या फॉर्म में होता है, ये वाटर है, तो वाटर का कितना होगा H2O। सो H2O मीन्स ये 18 हो जाएगा। तो 864 डिवाइडेड बाई 18, तो मोल्स मिल गए 48 मोल्स। तो 48 + 2 कितने हो गए 50 मोल्स। तो 2/50 मोल्स इक्वल्स टू 1/25। ठीक है, इक्वल्स टू 1/25। सो ये हो गए इसके आंसर। मोलारिटी प्रेजेंट है, मोलारिटी फटाफट चलती हूँ, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
आपको मैंने ये मेंशन किया था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए और भी क्या ऐड कर सकते हैं, दैट इज आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूज करोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूज करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज आपको मिल जाएगा जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है नेक्स्ट आप ऐड कर लोगे तो मोलर मिल जाएगा। यूनिट इज मोल पर लीटर। तो यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन वाला कुछ रिएक्शन हो जहाँ पे M1 है M भी1 है, मतलब यहाँ पे इनिशियल मोलारिटी है, इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल मोलारिटी, फाइनल वॉल्यूम है, तो उसमें आप कॉम्बिनेशन वाले में कैलकुलेशन क्या करोगे, फॉर मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन सेम सब्सटेंस में M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ये था पहला वाला आफ्टर डाइल्यूशन। अदर वॉल्यूम गिवन होगा, मोलरिटी गिवन होगा, या कोई एक गिवन होगा, एक गिवन नहीं होगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्मूला से, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। अगर ऐसा हो टू सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया मीन दोनों तो एक साथ हो जाएंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 गिव्स राइज टू अनदर, हम कुछ लिखते हैं MR, दैट इज न्यू फॉर्म में जो आएगा मिक्स V1 प्लस V2, तो उसके अकॉर्डिंग MR इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। मोलरिटी दैट इज आपको मैंने बोला था कि सेम रहेगा जो चीज़ यहाँ पे है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम नहीं होगा वहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा, सॉलिड होगा, इन केजीज, इन केजीज। तो यहाँ पे भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं गिवन। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 cc ऑफ 0.5 m HCl। तो 1 cc इक्वल्स टू 1 m, वही सेम है, दैट इज आप मोलरिटी निकालने वाले हो, तो m इक्वल्स टू गिवन है 0.5। सो m का फॉर्मूला क्या है, n बाई v, ठीक है, n बाई v इन लीटर्स, सो लीटर से मीन्स 1000 मल्टीप्लाई होगा, n बाई v यहाँ पे गिवन है 250 cc, सो n आपको निकालना है, तो n 4n इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 0.5 किसके साथ इंटू हो जाएगा, यहाँ पे तो कट हो गया तो आपका 4 मिला, तो 0.5 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 4, तो हमको क्या मिलेगा, तो दैट इज 0.125 मिलेगा। अभी 0.125 में आपको क्या करना है, मास निकालना है, तो यहाँ पे कुछ गिवन है पहले HCl का, HCl क्या है, क्लोरीन कितना था 35.5, H कितना है 1, तो मिक्स हो गया 36.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है, हो गया। सो इतना करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फर्स्ट यूनिट का इतना सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया, आई होप अच्छा लगेगा। हाँ, और एक फॉर्मूला बता दूं, इक्विवेलेंट मास, दैट इज इक्विवेलेंट मास जहाँ पे भी रहता है वही सेम आपको रहेगा, वहाँ पे भी आपको मोलिकुलर मास निकालना है पहले, डिवाइडेड बाय वैलेंसेस। वैलेंसेस क्या होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंड ये आपके ऑर्बिटल अगर होंगे तो sp ऑर्बिटल के अंदर ही होंगे, ऑक्टेट रूल के जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर एंड एक्सेप्टेंस होते हैं वो होंगे। एंड उसके बाद और एक चीज़ है, दैट इज द H प्लस आयन अगर प्रेजेंट हो, H प्लस आयन जितने नंबर्स में प्रेजेंट होंगे तो वो डोनेट कर सकते हैं, अगर नहीं है दैट मीन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग को H प्लस आयन एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन के ऊपर रहता है कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एन सब्सटेंस के लिए हमने बोला, कंपाउंड के लिए, वैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हो तो आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड, एक एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ पे वैलेंसी नहीं होगा, बेसिसिटी होगा। अगर ये बेस के लिए होता तो आप क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल्स टू, आप पहले लिखेंगे ऊपर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो इसके अकॉर्डिंग इतने ही है, इतने में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच।